हम लोग पहले वीडियो में आदिकाल के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी हिंदी पद्य साहित्य का जो इतिहास है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को विभिन्न विद्वानों ने कितने भागों में बांटा है, इसके बारे में हम पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण यानी विभिन्न विद्वानों के अनुसार विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल का नामकरण अपने अनुसार से किया है। यानी कहने का भाव यह है कि आदिकाल की संज्ञा किसने दी, वीर गाथा काल की संज्ञा किसने दी, चारण काल की संज्ञा किसने दी, अपभ्रंश काल की संज्ञा किसने दी। यानी विभिन्न विद्वानों के अनुसार ये जो आदिकाल का नामकरण है इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे, उसी के विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे आदिकाल, जो आदिकाल है ये तो हिंदी का पहला काल है और इसको आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा और आदिकाल को डॉक्टर रसाल ने भी आदिकाल कहा। यानी डॉक्टर रसाल ने आदिकाल की संज्ञा दी और डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल की संज्ञा दी। यानी आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, डॉक्टर रसाल ने आदिकाल का नाम दिया और डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल को आदिकाल कहा। उसके बाद में वीर गाथा काल यानी आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा किसने दी, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, या आदिकाल को चारण काल किसने कहा, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा। यानी आदिकाल के अनेक नाम जो विभिन्न विद्वानों के अनुसार विभिन्न विद्वानों ने इस आदिकाल को अनेक नामों से पुकारा, अनेक नाम आदिकाल के दिए। यानी आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, डॉक्टर रसाल ने आदिकाल कहा। फिर आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, डॉक्टर नागेंद्र ने जो है आदिकाल को आदिकाल कहा। उसके बाद में अपना जो अगला आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा किसने दी, यानी वीर गाथा काल किसने कहा, आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा किसने दी, आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा किसने दी, तो आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से संबोधित किया या पुकारा। आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से किसने पुकारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, डॉक्टर रसाल ने कहा। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। फिर आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, यानी वीर गाथा काल की संज्ञा किसने दी, रामचंद्र शुक्ल ने दी। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। फिर उसी आदिकाल को ही चारण काल के नाम से किसने संबोधित किया, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी, आदिकाल को चारण काल किसने कहा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी। उसके बाद में अपभ्रंश काल की संज्ञा किसने दी, तो आदिकाल को अपभ्रंश काल की संज्ञा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा।
और डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा। और संधि काल में आदिकाल को संधि काल की संज्ञा किसने दी? आदिकाल को संधि काल की संज्ञा किसने दी? क्योंकि अनेक विद्वानों ने आदिकाल को अनेक नामों से संबोधित किया है। तो आदिकाल को संधि काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल की संज्ञा दी। उसके बाद में फिर आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा किसने दी? बीज वपन काल आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। यानी विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल को अलग अलग नामों से पुकारा है। यानी विभिन्न विद्वानों के अनुसार आदिकाल के अनेक नाम, जिसको आदिकाल की संज्ञा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और डॉक्टर रसाल ने और डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दी। उसके बाद में वीर गाथा काल किसने कहा? यानी इसी आदिकाल को ही वीर गाथा काल की संज्ञा किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से संबोधित किया। फिर उसी आदिकाल को ही चारण काल के नाम से जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल के नाम से संबोधित किया। यानी चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। फिर उसी आदिकाल को ही अपभ्रंश काल की संज्ञा किसने दी? ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि आदिकाल को अपभ्रंश काल की संज्ञा किसने दी? तो आदिकाल को अपभ्रंश काल की संज्ञा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल को अपभ्रंश काल की संज्ञा दी। फिर आदिकाल को संधि काल की संज्ञा किसने दी? आदिकाल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल की संज्ञा दी। आदिकाल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल की संज्ञा दी। उसके बाद में आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा किसने दी? तो आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल के नाम से संबोधित किया। आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने अनेक प्रकार के नामों से संबोधित किया। अब जो सिद्ध सामंत काल की संज्ञा राहुल शाक्यत्यायन ने दिया। राहुल शाक्यत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से संबोधित किया। आरंभिक काल मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल के नाम से संबोधित किया। इस प्रकार से आदिकाल को अनेक नामों से जाना जाता है। जो आपकी 2024 की बोर्ड परीक्षा होगी उसमें अनेक प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया गया कि आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा किसने दी? तो मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल की संज्ञा दी। इस प्रकार से आदिकाल। अच्छा, दूसरी चीज़ है जो आदिकाल का कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आदिकाल जो हिंदी का कौन सा काल है? आदिकाल हिंदी का कौन सा काल है? तो आदिकाल हिंदी का प्रथम काल, यानी प्रथम काल है। आदिकाल हिंदी का प्रथम उत्थान काल है। आदिकाल को उत्थान काल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आदिकाल को उत्थान काल के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि आदिकाल की कुछ विशेषताएं हैं। आदिकाल की कुछ विशेषताएं हैं। अब परीक्षा में कभी कभी पूछ ली जाती है कि आदिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आदिकाल की विशेषताएं क्या हैं कि सबसे पहले तो ये आदिकाल जो है हिंदी का पहला आरंभिक काल है, या आदिकाल को उत्थान काल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज, इस काल में आदिकाल में वीर पुरुषों का वर्णन
या वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की प्रधानता है इस काल में। जो वीर पुरुषों का वर्णन किया गया है, या ये कह सकते हैं कि आदि काल में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन किया गया है। दूसरी चीज, इस काल में जो आदि काल हमारा हिंदी का पहला काल है, उत्थान काल के नाम से संबोधित किया जाता है इसको। इस काल में जो युद्ध होते थे, अधिकतर युद्ध हुआ करते थे। एक राजा दूसरे राजा को पराजित करने के उद्देश्य से लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे। उनके राज्य को हड़प करने के लिए, अपने राज्य में मिलाने के लिए इस काल में अधिकतर राजाओं के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी। ईर्ष्या द्वेष की भावना, आपसी मनमुटाव के कारण युद्ध होते रहते थे। इस काल में जो आदि काल हमारा हिंदी का पहला काल है, जिसको अनेक विद्वानों ने अनेक नाम दिया, इस काल में युद्ध जो होते थे उनका सजीव वर्णन किया गया, यानी युद्धों का सजीव वर्णन किया गया। जो युद्ध होते थे उसमें ऐसा लगता था, आज जो उसकी चर्चा अगर कहीं पर हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एकदम सजीव वर्णन किया गया आदिकाल में। जैसे आपने एक महाकाव्य सुना होगा, जो आल्हाखंड। आल्हाखंड अधिकतर जो है वर्षा ऋतु के मौसम में गांव देहात में ढोलक की थाप पर गाया जाता है, वो आल्हाखंड है। उसमें ऐसे ऐसे छंद लिखे गए जिनको सुन करके ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। एकदम एकदम क्लियर ये पता चलेगा कि ऐसा हुआ होगा। यानी युद्धों का बड़ा ही सुंदर और सजीव वर्णन किया गया है आदिकाल में। और आदिकाल की एक विशेषता और है कि राष्ट्रीय एकता की भावना का अभाव देखने को मिलता है। राष्ट्र जो है आदिकाल में राष्ट्रीय एकता की भावना ना के बराबर भावना नहीं थी, राष्ट्रीय एकता की भावना नहीं थी आदिकाल में। ये आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आदिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आदिकाल की जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि आदिकाल में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की प्रधानता है। आदिकाल में युद्धों का बड़ा सुंदर सजीव वर्णन किया गया है। आदिकाल में राष्ट्रीय एकता की भावना का अभाव देखने को मिलता है। और आदिकाल में एक पॉइंट उसमें और भी हम लिख सकते हैं कि युद्ध अधिकतर नारियों के लिए हुआ करते थे। युद्ध मतलब जो युद्ध होते थे अधिकतर नारियों के लिए हुआ करते थे। आदिकाल के जो राजा थे विलासी थे, आलसी थे, विलासी थे। विलासिता के कारण वो आपसी ईर्ष्या द्वेष की भावना, मनमुटाव के कारण वो एक दूसरे पर जो है आक्रमण करते थे, एक दूसरे राजा को पराजित करने के लिए युद्ध किया करते थे। तो ये आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब जो है ये कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आदिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है, जो आदिकाल का समय। क्योंकि जो हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का विभाजन है, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का विभाजन है, उसको विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। उसमें प्रत्येक काल का समय निर्धारित किया गया है, प्रत्येक काल का समय निर्धारित किया गया है, कब से कब तक माना गया है। जैसे आदिकाल है जो हमारा हिंदी का पहला आरंभिक काल है, इसका जो समय है 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक माना गया है। आदिकाल का जो समय है 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक माना गया है। दूसरा जो हमारा पूर्व मध्यकाल है, पूर्व मध्यकाल जिसको हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं, पूर्व मध्यकाल जिसको हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं,
ये इसका जो समय है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक माना जाता है, पूर्व मध्यकाल। उसके बाद में जो हमारा तीसरा काल है यह है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल जिसको रीतकाल के नाम से भी संबोधित किया जाता है, रीतकाल भी कहा जाता है, और इसका एक अन्य नाम है श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। यानी उत्तर मध्यकाल का समय 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद में जो हमारा आधुनिक काल है, आधुनिक काल जिसको हम पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है या जानते हैं। आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं, नवीन काल के नाम से जानते हैं, नवजागरण काल के नाम से जानते हैं। तो इसका जो समय है 1843 ईस्वी से आज तक यानी जो आज तक का समय, यानी जो आज का समय है वो आधुनिक काल का समय कहा जाता है। यानी ये आदि काल का जो समय विभाजन है वो जो है इस प्रकार से, यानी आदि काल का जो समय है 743 से 1343 ईस्वी तक। पूर्व मध्य काल का जो समय है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक का समय, और उत्तर मध्य काल का जो समय है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, और आधुनिक काल 1843 ईस्वी से आज तक। यानी जो आज समय चल रहा है, जो ये समय आज का चल रहा है, इसको हम आधुनिक काल कहते हैं। यह आधुनिक काल चल रहा है, या पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं इसको, या नवजागरण काल के नाम से जानते हैं, या नवीन काल के नाम से इसको जानते हैं।